नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को मजबूती देने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही घर में कई बड़े नेता असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव करने वाले प्रदेश निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों की सूची साझा करने की मांग उठाई है। इन सांसदों में असंतुष्ट खेमे के 23 सदस्यों में शामिल शशि थरूर और मनीष तिवारी के साथ कार्ति चिदम्बरम भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के लिए परेशानी की बात तो यह है कि इन सांसदों ने यह मुद्दा ऐसे समय पर उठाया है जब राहुल गांधी पार्टी के मौजूदा राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि कांग्रेस के इन नेताओं ने मधुसूदन मिस्त्री को ये चिट्ठी भारत जोड़ो यात्रा से ठीक एक दिन पहले लिखी है और शुक्रवार देर शाम पार्टी के सियासी गलियारों में इसका मजमून सामने आया है। उधर शशि थरूर मनीष तिवारी के साथ ही साझा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में असम के 2 लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई और अब्दुल खालिक भी शामिल हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल इन नेताओं का कहना है कि अगर सूची को सार्वजनिक होने से विरोधी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं तो इसे पार्टी में अंदरूनी तौर पर मुहैया कराया जाना चाहिए। बता दें कि मिस्त्री ने कहा था कि संगठन चुनाव पार्टी का आंतरिक मामला है और सूची सार्वजनिक होने पर विरोधी उन तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसे में निर्वाचक मतदाता सूची का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में यह सूची मौजूद है और जिसे वहां जाकर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही संकेत दे चुके थे कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये कयास लगने लगे हैं कि क्या इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कोई गैर गांधी आसीन हो सकता है। ये देखने वाली बात है। You said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. One thing I'd like to also say about this yatra. Of course, this yatra has a Congress party political element to it, and it has to, because it is a Congress party yatra, and there are many people who are working in it. But I agreed to join this yatra partially because I believe in the ideals of the Congress party, and I think that it's important that those ideals are spread in the country, and partially because I thought that this would be a very good experience for me personally. I think it's a powerful thing to do, not just from the political standpoint, but from a personal standpoint. It's not an easy thing to do. And I thought it would be worthwhile to do that from a personal journey perspective. Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। देशबंधु दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हम सुधा जी आपके पास आएंगे। सुधा जी, आंतरिक जो प्रबंधन है वो पूरी तरह चरमराया हुआ है और बार बार वो जो उधड़ा हुआ आंतरिक प्रबंधन है वो सबके सामने नज़र आता है और वहीं पर कांग्रेस कमज़ोर दिखाई देती है और ये बार बार होता है और इस बार भी हुआ है जब बड़ा एक अभियान कांग्रेस चला रही है और ऐसे में इन 5 सांसदों की चिट्ठी ने कहीं ना कहीं फिर एक बार आंतरिक प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और एक जो कांग्रेस की एकजुटता है उस पर बड़ा
सवालिया निशान लगा दिया है। जी, प्रश्न है कि संगठन के आंतरिक मामलों में कहीं न कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि चीजें अच्छी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा है, पूरे नहीं, देश को बिल्कुल, लग मैं रहा है। जी पूरे देश की बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ इस चीज को कि मेरी आवाज आ रही है आपको साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है और आपकी आवाज देश तक पहुंचे, हम इसी प्रयास में हैं। जी बिल्कुल। सबको मालूम है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनको 22-23 लोगों की संख्या है जो कुछ चीजों को लेके उनका मत एक नहीं है। और ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से सबको मालूम है, उस पर बातचीत भी चल रही है। वो लोग संगठन के हर चीज में मौजूद भी रहते हैं। आप जानते हैं किसी भी परिवार में, किसी भी संगठन में अगर मतैक्य ना हो, कहते संगठन का होना जाहिर सी बात है, कई विचारधारा के लोग होंगे, कई बातों पे लोग एक मत में आएंगे, कई बातों पे नहीं आएंगे। सोचिए कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जहां पे अगर कोई असंतुष्ट है तो सबको मालूम है। कुछ तो पार्टियां ऐसी हैं कि अगर असंतुष्टि है तो उस व्यक्ति को ही समाप्त कर दिया जाता है, असंतुष्ट की बात बाहर नहीं आती है। सुधा जी तो देखिए, नहीं, सुधा जी मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको। देखिए आपने कहा कि मतैक्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी परिवार नहीं होना चाहिए आपस में एक दूसरे पर लठ बजा दे और पड़ोस की नागरिकता ले ले जाके। अगर पड़ोस का परिवार समृद्ध है तो वहां की नागरिकता ले ले, पड़ोस का कई राशन कार्ड में नाम लिखवा ले, भाजपा के राशन कार्ड में नाम लिखवा ले अपना। त्रिशूल जी, ये जो बातें हैं किसी के राशन कार्ड पे जाना वो अपना उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है। कहाँ पे क्या, कहाँ कैसा मसला और कहाँ पे क्या चीजें मिल रही हैं, किसके कौन सी स्वार्थ और क्या जुड़ा हुआ है, मसले अलग हैं। आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। अभी कोई खेती कराई जाती है, आप भी जानते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कांग्रेस में बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से न कहीं गए हैं, जहां थे वही हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं होती है? बात उनकी ही क्यों की जाती है? कुछ लोग चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ की कुछ परेशानियां होंगी, जिनको वहां से कहीं और जाने की जरूरत पड़ती है, उन मसलों पे नहीं जाते हैं। जो संगठन पे प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जिनको लेके मतैक्य हो रहा है, मतभेद हो रहा है, मतभेद है, जिनसे मनभेद है वो जा रहे हैं, लेकिन जब मतभेद है इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। जो 5 लोगों ने चिट्ठियां भेजी हैं वो किस बात की सूचक है? वो यही कह रहे हैं ना कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें संदेह जो चीजें हो रही हैं वो न होने पाए। तो इसमें तो ऐसा कोई चीज नहीं था जिसमें मैं ये कहना पड़े कि नहीं पहले जो भारत यात्रा हो रही थी उसमें ऐसा। एक्चुअली प्रॉब्लम त्रिशूल जी इस चीज की है कि जो राहुल गांधी करना चाह रहे हैं उसको रोकने के लिए कभी टी शर्ट तो कभी कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा है जनसमूह के उस साथ जुड़ने को लेके कि जहां से निकल रहे हैं वहां जन सैलाब चल रहा है। डर इस बात का है। तो अब क्योंकि मुद्दों को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, अब कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो जब आंतरिक प्रॉब्लम है, कुछ मनभेद ना होके मतभेद है, तो मसले सुलझ जाएंगे। कुछ मसले हो सकते हैं चल रहे हो, उस पे काम हो रहा हो, वो खत्म। लेकिन आज की जो विपक्षियों पार्टियों का जो दर्द है, जो सत्तासीन है कि क्यों ऐसा अचानक होने लगा और कैसे कोई दिखने लगा और कैसे जनता का जुड़ाव होने लगा, इस बात का दर्द है। बाकी दर्द किसी और बात का नहीं है। और जो संगठन के स्तर पे जो मतभेद है वो बिल्कुल जितनी जल्दी जो संदेह दिया गया है उससे भी संगठन सत्याकारी हो रहा है। अगर मैं चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं, आप बताइए, भाजपा में एक ही व्यक्ति उठता है और वो बना लिया जाता है। आपने कभी देखा है क्या कि वहाँ पे चुनाव की इस तरह प्रक्रिया अपनाई गई? एक व्यक्ति आता है और वो बन जाता है। नहीं देखिए, तो दूसरों पे प्रश्न करने वाले सुधा जी आप तो भाजपा का उदाहरण नहीं दे सकते, पूछिए क्यों नहीं दे सकते? नहीं देखिए, बड़ा कारण है। आप 137 सालों में कई उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और अध्यक्ष चुने जाने पर विवाद जारी है और इसी विवाद की कड़ी के रूप में इस चिट्ठी को माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मांग लगातार गौर में लाने के लिए कि इस पर गौर फरमाया जाता रहे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ये बात बिल्कुल उनके दिमाग में पैवस्त रहे कि भाई मांग यही है कि गैर गांधी अध्यक्ष हो और शायद राहुल गांधी कहीं मन बनाए उससे पहले चिट्ठी या कुछ ना कुछ एक ऐसी वहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल हो जाती है जिससे वो जो बनता हुआ मन है उस पर कहीं एक बीच में संदेह बना रहे और अंत में गैर गांधी अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस को विवश होना पड़े। ये कहीं मंतव्य है
मतैक्य के अलावा मंतव्य भी है। देखिए, व्यवस्था तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हर पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो चीजें होनी चाहिए, संगठन उस पे अटल रहेगा और जो उसके अपने निर्णय होंगे उस पे होगा। जिस तरह से घोषणा की गई है कि जिनको चुनाव के लिए जिनको अपना नाम देना हो, करना हो, आप जानते हैं कि साथ जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्य होगा। हाँ, जो 5 नेताओं की हमारे आए हैं कि इसमें भी ये हो सकता है, उस पे भी पार्टी अपना पूरा ध्यान रखेगी कि वो जो संदेह हो सकते हैं, आप जानते हैं कि हर कार्य के होने में दो, या तो कार्य होता नहीं है, होता है तो उसमें कुछ संभावनाएं बनती हैं। अगर वो संभावना दिख रही हैं तो संभावनाएं ना होने पाए, इससे पार्टी अपना पूरा काम करेगी। शीर्ष नेतृत्व इन चीजों पे जरूर ध्यान देगा। बिल्कुल। देशबंधु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी, जब भी कांग्रेस में कोई इस तरह का विवाद होता है तो भाजपा तो बहुत खुश होती है, तुरंत उनके घर पे अपना राशन कार्ड का फार्म पहुंचा देती होगी, आइए जुड़वाइए, हमारे राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए अपना, आइए तुरंत। 200 लोगों से ज़्यादा लोग अब भाजपा के राशन कार्ड में हैं इस समय। क्या लगता है आपको कि ये जो चल रहा है वर्तमान में, एक बड़ा गहरा सवाल है, आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अनुभव करते हैं तमाम बातों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, इसलिए आपसे पूछना लाजमी है, बनता है कि आप देखिए हम कहाँ हैं, चुनाव के अभी हम मध्याह्न में हैं और 2024 में चुनाव होना है, लेकिन चर्चा चुनाव की है। जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरा करना है, अवाम के जिन सार्वभौमिक अधिकारों की मौजूदगी को पुख्ता करना है, चर्चा उसकी कहीं नहीं है। 24 घंटे सातों दिन यही चर्चा है कि 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। चुनाव 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 चुनाव, कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि भाई जो घोषणा पत्र हैं उनमें क्या हुआ था, उनमें क्या कहा गया था, उनकी पूर्ति भी आवश्यक है। अवाम के लिए क्या ज़रूरी है वो भी होना चाहिए। केवल चुनाव है तो ये 5 साल क्या चुनाव ही चलता रहेगा क्या? चुनाव और घोषणा पत्र ये एक दूसरे के पूरक हैं। घोषणा पत्र की बात तभी आती है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव का आधार घोषणा पत्र को बनाया जाता है, और वो आधार हमेशा निराधार होता है। उसका कारण ये होता है कि कभी जनता इन चीजों पर सवाल नहीं पूछती कि जो आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था वो कितना पूरा किया आपने। वादे कुछ और होते हैं, निभाए कुछ और जाते हैं। और अगर उन पार्टियों की बात करें जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं, वो हार गई, चाहे जो भी चुनाव पत्र लेकर के आई हो, घोषणा पत्र लेकर के आई हो, लेकिन अगर वो हार गई तो उनके घोषणा पत्र का कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब वो दोबारा से मैदान में कूदने जा रहे हैं तो दोबारा से उनको अपनी तैयारियों के साथ आना पड़ता है, और वो तैयारियां नए घोषणा पत्र के साथ होती हैं। लेकिन वो घोषणा पत्र तब स्थिरता लेकर के आएगा जब पार्टी में स्थिरता आ जाएगी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में स्थिरता आ जाएगी, प्लानिंग में स्थिरता आ जाएगी, आपकी अपनी गिरती हुई साख में स्थिरता आ जाएगी। जब इन सारी चीजों में स्थिरता आप ले करके चले आएंगे तो जो आपका घोषणा पत्र है वो ऑटोमेटिकली जनता ओरिएंटेड हो जाएगा। क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आज तक खत्म ही नहीं हुई हैं, और वो हर बार घोषणा पत्र का पार्ट होती हैं। लेकिन उनकी पूर्ति के लिए आपने पहले क्या किया था, आपसे क्या कमियां रह गई, या जो वर्तमान की सत्ता है वो क्या कर रही है और उससे क्या कमियां रह गई हैं, ये बातें आपको जनता को समझानी पड़ेंगी। आप लाख चीजों को समझते हो, चाहे आप सामाजिक नजरिए से समझते हो, चाहे राजनीतिक नजरिए से समझते हो, चाहे जिस नजर से समझते हो, लेकिन आपकी समझ जनता की समझ से अगर मैच करती है तब तो आपका भविष्य उज्जवल होता दिखाई देगा। अदरवाइज जो स्थिति आपकी है वो यथास्थिति बनी रह जाएगी। ठीक है। देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देशबंधु जी, हाँ जी देशबंधु जी, 2004 से 14 के बीच में राजनीतिक नैराश्य हो गया था देश में। ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा बदलाव नहीं होना है। तभी बीजेपी बदलती है और एक बड़ा परिवर्तन होता है, और 2014 में सरकार आपकी आती है।
धीरे धीरे लोगों को लगता है कि राजनीति बहुत रोचक है, जो कि हमेशा हुआ करती थी, लेकिन फिर लगने लगा कि बहुत रोचक है। फिर लगने लगा कि अब बीजेपी है एक ऐसी जो देश को पूरी तरह से सर्वांगीण विकास कर सकती है। और अब ऐसा लगने लगा है कि टूटी हुई कांग्रेस कहीं जा सकती है तो राशन कार्ड का फार्म सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंच जाता है जो विरोध करते हैं बीजेपी का, और वो बीजेपी के राशन कार्ड में अपना नाम चढ़वा लेते हैं। 200 से ज़्यादा विधायक सांसद हैं जिन्हें चढ़वा चुके हैं नाम अपना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम ये सोचती भाई ये सब चलता रहे ठीक है, लेकिन अब 2024 में चुनाव होना है, और अभी से ऐसा लग रहा है कि चुनाव 2024 मान लीजिए कि कल परसों आ जाएगा, या एक महीने डेढ़ दो महीने में आ जाएगा। चुनाव डेढ़ दो महीने बाद है, ऐसा है नहीं, बहुत वक्त है, लंबा वक्त है। क्या लगता है कि अवाम के अधिकारों की बात और राजनीतिक ये जो छीटाकशी है, इसके अलावा सार्वभौमिक अधिकारों की बात, क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए खुले मंच पर? और सभी राजनीतिक दलों को, प्रमुख राजनीतिक दलों को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? ये राजनीतिक छीटाकशी, उसकी टी शर्ट, उसकी निक्कर, उसका पजामा, उसकी बनियान, इसके अलावा भी तो चर्चा होनी चाहिए ना भाई। नहीं लगता क्या आपको? देशबंधु जी बड़े मन से जवाब दीजिएगा, बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशूल भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ बिल्कुल आ रही है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आवाज़ को हम देश में पहुंचाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। क्या आपके वो जवाब देश तक पहुंचे जिनसे जनता संतुष्ट हो जाए, जनता को भी लगे कि अच्छा काम हो रहा है कहीं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उसमें क्या चल रहा है मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी आपने नहीं उसमें करूंगा। लठ फंसा रखा है आंतरिक मामले में, मैं बताऊंगा नहीं, आपको बात। देखिए त्रिशूल भाई, यह गलत बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, और आपने जो कहा, मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक सांगठनिक ढांचा है, और अभी हमारे कांग्रेस मित्र ने बोला कि जहां 10 लोग रहते हैं मतैक्य हो सकता है, लेकिन मतैक्य हो रहा है तो आप जानते हैं उसके लिए पार्टियां विभिन्न समय समय पर मीटिंग करती हैं, संगठनात्मक सुधार करती हैं, और एक कार्यक्रम विजन लेके जनता जनार्दन के पास जाया जाता है। अभी आपने कहा 2014 से माननीय श्री मनमोहन सिंह की सरकार थी, और आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन आपने देखा कि मौन मोहन के नाम से प्रसिद्धि उनको ज्यादा मिली। जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहीं जा नहीं सकती थी, और अगर भारत की कोई पॉलिसी मेकिंग थी या भारत की कोई विचारधारा थी, तो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो, हम अपनी सुधा जी सुन लीजिए, ये तो देखिए अब वर्तमान में परंपरा हो गई है। नहीं, बुरा सुधा जी सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए, मैं आपके पास, सुधा जी मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए, वर्तमान में परंपरा है, बीच में एक दो तंज, एक दो व्यंग, एक दो कुछ होना चाहिए, ऐसा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, स्वस्थ बात नहीं हो सकती। जी देशबंधु जी कहिए। नहीं त्रिशूल जी, ऐसा नहीं, मैंने देखिए रोका ही नहीं ना, मैंने सुधा जी को रोक दिया कि आपको भी अनुमति है, आप भी कहिए कुछ एक दो बातें नीचा दिखाने, क्योंकि आजकल ये चल रहा है ना, आजकल अच्छी बातें कहाँ हो पा रही हैं। आप यह बताइए, जो इनका G23 का एक समूह बना है, उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, ऐसे नेता हैं, उसमें आप बताएंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी रहे, जिन्होंने बहुत बार कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राहुल गांधी को बहुत बार कांग्रेस में सुधार करने के लिए बहुत सारे अपने विचार रखे, बहुत सारे पॉइंट्स भी रखे। एंटोनी जी हुए, आपने देखा गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ी, और यह कोई नेता साधारण नेता नहीं है। इन्होंने 50 साल कांग्रेस में रहकर सेवा की और कांग्रेस को मजबूत किया, और मैं इनकी आपको बताऊं व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं। लेकिन जब बात देश की आती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की कोई विचारधारा आपको लगती है लीक से हटकर है, भटकी हुई है। और आप जो कह रहे हैं छीटाकशी की बात, देखिए 2024 की हार तो इनको दिख रही है परिप्रेक्ष्य में, और ये विक्षिप्त मानसिकता ये है कि एक दूसरे को ये लोग नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को इज्जत न देना, वरिष्ठ कांग्रेसियों की अंतर्देखी कर देना, और यह सब बातें जो है, देखिए सिर्फ फुटअव्वल की बात आती है। कोई एक मंच नहीं है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी बात को रखते। आप बताइए, क्या त्रिशूल जी ये बहुत बड़ा हास्यास्पद या बहुत बड़ा हास्य का, तो आपने जिस गंभीरता से चिंता व्यक्त की है कांग्रेस के बारे में, ये बड़ा प्रशंसनीय है।
आपने जी त्रिशूल जी, आपने जिस मतलब गंभीरता से चिंता व्यक्त की है, बड़ा प्रशंसनीय है। इतनी चिंता आपने वाकई में आंतरिक रूप से व्यक्त कर ली होती तो कांग्रेस विपक्ष इस तरह नहीं कमजोर हुआ होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या पता आप बदलाव सोचते हो इस बारे में। देशबंधु जी का स्वागत करना चाहिए सुधा जी आपको, उनके वाक्यों जी का, बिल्कुल, उनके शब्दों का, कि उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की है कांग्रेस के बारे में, विपक्ष जी के बारे में। बिल्कुल। मैं देशबंधु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक लाइन बोलना चाहूंगी। मुझे सच में हम्म, इस मासूमियत पे ना सब कुछ कुर्बान करने का मन करता है। भाजपा के जितने प्रवक्ता भाई आते हैं हम्म, वो सच में मासूमियत का जो देखती हूँ ना कि मतलब एक्स्ट्रा डोज, तो दो लाइनें में बोलती हूँ कि इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो, चेहरे पे इतने चेहरे छुपाते कहाँ से हो। कहना कुछ और, करनी और कथनी का अंतर। अगर त्रिशूल जी सोचिए, हम एक दिन पहले कहते हैं कि हम गुलामी की मानसिकता को दूर करने के लिए राजपथ को कर्तव्य पथ बना रहे हैं, और एक दिन बाद हम कहते हैं कि शोक में हमारा झंडा झुका रहेगा। मतलब हम किस उपनिवेशवाद को दिखाना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, खुद ही कंफ्यूजन में उलझे हुए बड़ा लोग सवाल है, ये बड़ा जनता को, सवाल है। जनता से कहते क्या है और करते क्या है। मैं त्रिशूल जी कुछ मुद्दों पे बात, क्योंकि मैं कभी भी न तो सिर्फ फड़ोल करना चाहती हूँ, न मैं जनता के चीजों से अलग हटके बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखिए लोग सुधा जी उनको एक बार अपनी जो बात है वो पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपसे बड़ा आग्रह करूंगा, फिर एक बार मैं आपके पास आऊंगा। जी जी बिल्कुल। देशबंधु जी, देखो, हाँ मैं और इसमें ये भी जोड़ लेना भाई, इसमें ये भी जोड़ लेना जो सुधा जी ने कहा है ना कि झंडा झुका रहेगा और एक दिन पहले कहते हो गुलामी की निशानियों का अंत करेंगे, ये भी जोड़ लेना अपने देखिए, जवाब में। मैं त्रिशूल जी किसी की बात जोड़ने हो नहीं, लेकिन आप जो अभी सुधा जी ने बहुत बड़ी मेरे लिए मासूमियत और चेहरे पे चेहरा, देखिए दो चेहरे इनके हैं। देखिए, आप एक राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री का पत्र सार्वजनिक रूप से फाड़े तो आप बताइए 100 करोड़ के भारतवर्षी की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। यह बात आपने देखा और सर्वविदित है, आप पत्रकार बिंदु जानते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक भारत देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, और प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष की आन बान शान का प्रतीक होता है। और आप बताइए, इन्हीं कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के पत्र को सार्वजनिक रूप से फाड़ा कि ये पत्र मैं मानता ही। तो ये देखिए निराशावादी की होती है कि आप राज सत्तात्मक, और आपने अभी हमारी बहन ने कहा राजपथ को कर्तव्य पथ। त्रिशूल जी इस बात को आप बताइए, कर्म है सत्यमेव जयते, कर्म ही पूजा है। हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म इस चीज को मानते हैं। और आप बताइए, अगर राजपथ, ये नाम ब्रिटिश काल में बहुत सारे आपने देखा नामांतरण जो किए गए, मैं नामांतरण चेंज करने का विरोधी नहीं हूँ, ना नाम चेंज कर, लेकिन आप बताइए राजपथ से अगर कर्तव्य पथ आया, चाहे उसमें हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, नहीं देखिए मैं सुनिए देशबंधु जी मुगल काल की 400 साल की हम आजादी से, और आपको मालूम है भारत जो है सहस्त्रों वर्ष तक गुलाम रहा, और राजपथ की जगह कर्तव्य पथ है, तो मेरे ख्याल से यह शब्दावली बहुत ही उपयुक्त। त्रिशूल जी, ये लोग राजभाषा को भी समाप्त कर देंगे, बोलेंगे राज शब्द आता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब इन लोग की मानसिकता देखिए, राजपथ को भी राज शब्द आ रहा है तो हटा देंगे, राजभाषा शब्द आता है कहेंगे हम यहाँ भी नहीं रखेंगे। मतलब आप शब्दों को लेके जो मारामारी करते हैं, हम इतिहास पढ़ते आए हैं कि देश में जब जहाँ जो जैसे भाषिक लोग आते हैं उनकी भाषा का प्रभाव रहता है। ये लोग भाषा के प्रभाव को भी खत्म करने पे लगे हुए हैं। मतलब कभी कभी सोच के हास्यास्पद स्थिति को देख के हंसी आती है कि हम किस दौर में जी रहे हैं जिसमें भाषिक रूप से हम इतने कमजोर, इतने गरीब हो गए हैं कि शब्दों के मायने निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई। देशबंधु जी सुन तो लीजिए भाई, देशबंधु जी सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए एक बार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए एक अच्छा बढ़िया सुंदर मकान बना दीजिए और उसमें लाइट भी लगा दीजिए, उसमें सब उसको चमका दीजिए, चारों तरफ से रंग रोगन से लिपा पुता पूरा चमका दीजिए, और उसमें रहने वाले शख्स के लिए अगर दोनों समय का भोजन नहीं होगा, उसके लिए उपयुक्त जीवन नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो और शक्तिशाली हो, ये भी कहीं ना कहीं प्रयास होना चाहिए, और सबसे पहले यही होना चाहिए।
नहीं त्रिशूल जी, देखिए आप एक बहुत विद्वान वक्ता हैं और बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन आप अपने शब्दों को मेरे शब्दों में डालने का प्रश्न, देखिए आपका मत मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे शब्द में देखिए, जब राष्ट्र आता है, आप देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं और राष्ट्र की बात आती है तो हम क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद से बहुत दूर रहते हैं। तब हम बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हम उस परंपरा को द्योतक हैं जिसने विश्व गुरु की भूमिका निभाई। और आपको बताएं, गुरु के लिए सभी एक समान होते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात आती है वह कभी समानता नहीं होती। देश में जो, चलिए अब जल्दी से जवाब रख दीजिए आप, फिर मैं आऊंगा। देश को तोड़ने की आप बात करते हैं ना, देखिए जब हम गांधी विचारधारा की बात करते हैं तो आप बताइए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुधा जी, आऊंगा सुधा जी, बोलिए सुधा जी। कांग्रेस की प्रवक्ता से मैं सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अब आप पूछिए मत, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास देशबंधु जी, सुन लीजिए। क्रम पूरा होना बहुत आवश्यक है भाई, सबकी बात रखा जाना आवश्यक है, सबकी बात रखा जाना आवश्यक है। मैं आऊंगा आपके पास। 165 पे आ गए हम, आ गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 से 179 पे हम आ गए। ग्लोबल जेंडर जो गैप है इंडेक्स का, उसमें 133 से 146 पे। ये किस विश्व गुरु की बात करते हैं? विश्व गुरु लोगों से बनता है। जनता का विकास होगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। जनता भूखों नहीं मरेगी तब हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारे जनता में हर व्यक्ति के पास अपने पेट को भरने के साधन होंगे तब हम विश्व गुरु बनेंगे। छत होगी सबने, हमारी यूपी में देखा था आपने, केंद्र ने देने से मना कर दिया, कहा था कि सबके सर पे छत होगी, लेकिन जब यूपी सरकार ने मांगा तो मना कर दिया गया। आप विश्व गुरु के नाम पे लोगों को बरगला क्यों रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है सुधा जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। देशबंधु जी, दिलीप यशवर्धन जी, देखिए सवाल जो किया जाता है उस सवाल से 5000 किलोमीटर या तो आगे या 15000 किलोमीटर पीछे का जवाब होता है। सवाल का जवाब ये नहीं कि भाई ये सवाल है तो इसका जवाब मिलना चाहिए आपको। मैं शुरुआत से कह रहा था, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, सरकार चुने 2.5 साल हो गए तो चुनाव, 2 साल हो गए तो चुनाव, अब आगे आने वाले चुनाव की बात है। वर्तमान की बात क्यों नहीं हो पा रही है? दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? त्रिशूल जी, आवाज बीच बीच में किसी और की आ जा रही है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपको दिलीप जी? दिलीप जी, वर्तमान की बातें क्यों नहीं हो रही हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों की जो पुख्ता जिनको करना है उनकी बात क्यों नहीं हो रही? भाई 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव जीतेंगे 2029 का चुनाव आ जाएगा, यही सब थोड़ी है। दिलीप जी, आवाज नहीं मिल रही आपको मेरी? चलिए अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, चुनाव के बाद ये होना चाहिए कि अब लोगों के लिए क्या करना है उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 5 साल लगातार चुनाव पर चर्चा, कहीं सार्वजनिक जो अधिकार हैं, जो सार्वभौमिक अधिकार हैं, उनकी अनदेखी नहीं है। बिल्कुल है। चुनाव एक प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, प्रत्येक वर्ष चलती रहती है। हर हफ्ते में इस देश में किसी न किसी कोने में किसी न किसी लेवल के चुनाव होते रहते हैं। इसके लिए कई बार वार्ता हो चुकी है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ कराएं, पंचायत के इलेक्शंस एक साथ कराएं, ताकि चुनाव की प्रक्रिया एक बार में पूरी हो और पूरी मशीनरी फिर अपना काम करे। क्योंकि चुनाव होने का मतलब चुनावी माहौल में पूरा देश डिस्टर्ब होता है। नेता लोग तो अपना काम करते करते उनके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर जो सरकारी मशीनरी होती है वो पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव कराने में उलझी रहती है। तो जो पब्लिक हित के काम होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, उसकी वजह से सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी आती है। जिन विभागों के लोग न्यायालय की ड्यूटी में लगाए जाते, जो चुनाव की ड्यूटी में लगाए जाते हैं, उन विभागों का काम कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और जनता
के लिए जो करना चाहिए वाकई में चुनावी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, वो नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रदेश में चुनाव जीता तो उन्हें उस प्रदेश की चिंता होने लगती है, उस प्रदेश में जीता तो उस प्रदेश की चिंता होने लगती है, प्रदेशों के चुनाव खत्म होते हैं तो फिर पंचायत के चुनाव आ जाते हैं, फिर नगर निगम के आ जाते हैं, फिर लोकसभा के आ जाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि राजनीतिक पार्टियों का ध्यान पूरे 5 साल सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर रहता है। जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से वो चुनाव लड़के आते हैं, या जनता जिन उद्देश्य से उनको अपना मैंडेट देती है, उन उद्देश्यों पर उनका ध्यान नहीं रहता। वो एक जगह जीतते हैं तो उस जीत को अपना हक समझ लेते हैं, और उस हक के बिहाफ पर वो दूसरी जगह पर अपनी जीत क्लेम करने लगते हैं कि हम वहां जीते हैं, हमने अच्छा किया है, हमें यहां भी जिताइए। हमने अच्छा क्या किया है ये कोई नहीं बताता है। बताते हैं, कागजों में बताते हैं कि भाई हमने ये बदल दिया, वो बदल दिया, ये डेवलपमेंट कर दिया, ये इकोनॉमी पहुंचा दी, वो कर दिया, ये सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन ये जो बदलाव, आप जिस बदलाव की बात त्रिशूल जी आप कह रहे हैं, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब पूरे देश में जो प्रदेशों के चुनाव होते हैं वो एक साथ हो। जी सुधा जी, ये सवाल आपसे भी है और ये देशबंधु जी से भी है कि लोगों को ये पता है कि हमें वोट देना है, और अब उनके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि वोट देना है, वोट देना है, वोट देना है। पंचायत में वोट देना है, स्थानीय निकाय में वोट देना है, फिर विधानसभा में वोट देना है, लोकसभा में वोट देना है, 2024 में देना है, 29 में देना है, 34 में देना है, 32 में देना है, 48 में देना है, 47 में देश ऐसा हो जाएगा, 97 में ऐसा हो जाएगा, 2065 में देश ऐसा हो जाएगा। इनके बीच में कहीं ना कहीं जनता को नहीं लगता होगा कि भाई वर्तमान में जो जीवन दूभर हुआ पड़ा है उसको कैसे सुलभ करवाएंगे आप, उसके लिए क्या आप करने वाले हैं, क्या आप कर रहे हैं, वर्तमान की कोई योजना है कि नहीं है आपके पास? 3 दिन से खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। लोग निगाह लगा के उस खबर को देख रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि पेट्रोल डीजल अब सस्ता होगा। 3 दिन से खबर चल रही है, हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को बड़ा ये है कि चलो भाई क्या पता आज नहीं तो कल हो जाए। कल एक खबर है जो ये इसी को लोग पढ़ रहे हैं आजकल 3-4 दिन से। नहीं लगता कि ये जनता के मन से कुठाराघात है? आपने जनता के नब्ज का सवाल जो उठाया है, ये गलती आपकी और हमारी है। हमने इस देश को लाके जब हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वो पूरे समय चुनावी माहौल में रहते हैं तो गलत क्या है, आपने जान के, हम सब ने जानबूझ के एक ऐसी मानसिकता को अपने यहाँ घर करने दिया जिसका उद्देश्य मात्र और मात्र चुनाव जीतना हो गया है। जनता के किसी भी मुद्दे, आप और हमारी उम्र में बहुत अंतर नहीं होगा। हम उस उम्र को लेके चलने वाले लोग हैं जिसने कम से कम 30 वर्ष अपने जीवन के देखे हुए, कम से कम उसमें हमने, अगर आप सच में उस जीवन की बात करें तो बचपन में हम जानते थे कि चुनावी मौसम आता है, और आजकल क्या हो गया है, हर दिन चुनावी मौसम को लेके चलता है। हम ये कर देंगे भाइयों एवं बहनों, तो ये जो नारा हमने चलने दिया ना, बसने दिया, इसमें दिहाड़ी मजदूर, पहली बात ये मतलब खुद को शुद्ध करने वाली घटना है कि पहले बचपन में जानती थी कि जो मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें आत्महत्या का विचार भी नहीं आता, और जिनको रोज अपनी मेहनत करनी है, रोज जीना है। और जब ये देखा मैंने कि दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करने वालों में से चौथा हर दिहाड़ी मजदूर है, सोचिए हमने वो भी खत्म कर दिया कि व्यक्ति मजदूरी करके भी खाने के लायक नहीं बचा। ये हमारी गलती है, ये हमारी व्यवस्था है कि हमने इस व्यवस्था में उस जहर को फैलने दिया जहाँ पे रोजगार, बेरोजगारी, ये सब बातें दरकिनार कर दी जाती हैं, और मसला बनता है केवल चुनाव, राजनीति, धर्म और लोगों को बंटवारा करने के। कैसे कैसे ठेकों पे लोगों को दिया जाए, कैसे सेना में ठेके हो जाए, कैसे चिकित्सा में ठेके हो जाए, कैसे शिक्षा में ठेके हो जाए। हमने इस व्यवस्था को आने दिया, लोगों को बेरोजगार होने दिया। हमने शिक्षा पे ध्यान न देके हमने उन व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया कैसे कौन जीत के आगे बढ़ता है। ये गलती हम सबकी, हमें मानना पड़ेगा। इसी गलती को सुधारने के लिए, गलती हम सबकी है क्योंकि भारतीय है, भारतीय व्यवस्था में ऐसा हो रहा है, तो हम सब इसके दोषी हैं। इसको मानते हुए कांग्रेस उस भारत को पुनर्जीवित करना चाहती है जहाँ पे पड़ोसी के घर में अगर नमक नहीं है, चीनी लेकिन नहीं है, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, जैसलमेर राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी टी शर्ट पहन के भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो इसलिए कहती हूँ ना कि वो मासूमियत की बात अभी आपसे मैंने 10 मिनट पहले ही कही थी। मासूमियत मतलब जिस सूट पे से प्रधानमंत्री का नाम लिखा हो और स्वयं पहनना हो, उस पर लाखों की जब बात की जाए
चश्मे जो लाखों के आते हैं, जो मफलर हजारों का आता है, उस पे बात नहीं करनी है। और जिनके शौक ऐसे, भाई अगर कहते हैं आप, मैंने किसी का ट्वीट देखा था कि सोने के घर में पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, सोने के घर में पैदा हुआ बच्चा अगर इस करता है तो ठीक है, लेकिन जो अपने आप को कहता है कि मैं तो कुछ है ही नहीं, लेके निकल जाऊंगा एक झोला, उसके शौक देखिए कि घर में, इस घर में प्रधानमंत्री बन के हो रहे हैं, मर्सिडीज कारें हैं वहाँ पे, वहाँ पे प्लेन्स भी उतर सकती हैं, वहाँ पे सब कुछ हो सकता है। जहाँ पे पहले ब्रिटिश काल में भी सुरक्षा घेरे के कुछ व्यक्ति होते थे, वहाँ पे पूरी सेना रहती है। तो आप उनकी बात करिए, बात वो मत पहले देश में होता क्या था। अब तो देश में सिर्फ और सिर्फ नुमाइश हो रही है। नुमाइश वो जो शाम की लाइट में शुरू होती है और सुबह के उजाले में खत्म हो जाती है। जनता भूख से तड़प रही है, तो कोई देखने वाला नहीं। इसका दोषी हम सब हैं। हमने बार बार कहा कि अगर भाजपा चुनावी मसले पे है, चुनावी इसलिए लड़ने की मुद्दे, तो आप क्यों नहीं है? मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि जनता की अपनी असल आवश्यकताएं क्या है, क्या लेकिन करना भाई चाहिए। आप भी तो आगे बढ़ाया। आपके घर में भी तो इतना कमजोरी है ना कि आपके घर में तो आप ही पर सवाल उठने लगते हैं। नहीं, तो आप कैसे लड़ेंगे बताइए? त्रिशूल जी देखिए, जब एक जिसके पास ना खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसके पास जीतने के आसार ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में अगर कहीं आंतरिक रूप से कुछ चीजें हैं, हमें पता है। हम सत्ता में नहीं, हमें ये भी पता है। हमें बहुत लंबा पथ तय करना, हमें ये भी पता है। तो हम सड़कों पे जनता के साथ हैं, और हम जानते हैं कि जब जनता की आवाज में हम गूंजेंगे ना, तो सत्ताधारी जो सिर्फ नुमाइश और जुमलों की बात करते हैं, उनकी आवाज अपने आप मध्यम पड़ने लगेगी। क्योंकि हम लोग जनता के लोग हैं। आप कहोगे ना कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, जो जिनको पैदाइशी चीजें मिली थी उनके हम पर्सनल खाते सकते हैं, लेकिन जो सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, जिन्होंने खुद को बनाया है, अगर वो उनके साथ खड़े हैं, इसका मतलब देश बदलाव चाहता है। और देश बदलाव लेके आएगा। जनता की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। नुमाइश हम खुद भी कर सकते हैं, लोग राजपथ को कर्तव्य पथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भूख से बिगड़ाती हुई जनता है ना, जब वो अपने पे आती है तो सारे शोर दब जाते हैं। ठीक है देशबंधु जी, अभी ये बयान दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी। तो विदेशी कई चीज़ों का इस्तेमाल तो आप भी करते हैं, कैसे देखा जाए इस बयान को? देशबंधु जी, आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, आप बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, शायद उनको लग रहा है कि इस पे क्या बोलें। हम भी करते ही हैं उपयोग चीज़ों का। दिलीप यशवर्धन जी, एक तरफ राजनीतिक द्वंद्व है, एक तरफ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, और वो पूरे चरम पर है। लेकिन जिस जनता के लिए लड़ाई जारी है, आपस में दल के भीतर भी 50 मते के हैं, जैसा सुधा जी बता रही थी, इधर भी चलिए मान लीजिए एकजुटता है, लड़ाई पूरे चरम पर है। लेकिन कहीं अवाम के अधिकारों को लेकर लड़ाई नज़र नहीं आती। वहाँ अवाम गौण हो जाती है। लड़ाई सिर्फ अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए है, चाहे कोई भी दल देख लीजिए, क्षेत्रीय देख लीजिए, राष्ट्रीय देख लीजिए। त्रिशूल जी, आवाम के अधिकार है क्या इस देश में? आवाम के ऊपर सिवाय जिम्मेदारियों के और है क्या? आप वोट दीजिए, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप टैक्स दीजिए, ये आपकी स्टैच्यूटरी लायबिलिटी है। आप कानूनों का पालन करिए, ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। अधिकार कहाँ पर है? आप वोट देने के बाद क्या किसी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी सड़क क्यों नहीं बनी, कानून व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? हमारे पास कहाँ अधिकार है? हमारे अधिकारों का इस देश में जो जनतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, वो अधूरा है। मैं इस बात को अनेकों बार कह चुका हूं, क्योंकि प्रजातंत्र सिर्फ वोट देने तक है, उसके बाद प्रजातंत्र कहीं नहीं रहता। फिर अगले 5 साल बाद जब वोट का समय आता है तो प्रजातंत्र फिर से जाग जाता है। बाकी वो प्रजातंत्र नेताओं के भाषण में, विपक्षियों के तंज में, किताबों में और इन्हीं सब जगहों पर वो सुशोभित होता है। बाकी जनता अपना जीवन यापन करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस राजकाज से कोई मतलब नहीं, उनके अपना एक समृद्ध साम्राज्य है, उस समृद्ध साम्राज्य में वो कुछ है। मिडिल क्लास की जो जनता है वो जूझ रही है अपने दिन रोजमर्रा की चीजों से। वो इन चीजों में उलझना नहीं चाहती, उलझेगी तो उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा। और जो नीचे का तबका है
वो फ्री के राशन पे, फ्री के पानी पे, फ्री की बिजली पे, फ्री के लैपटॉप पे अपना जीवन बसर कर रहा है। उसको खाते में पैसा भी मिल रहा है और उसे न तो नौकरी की तो जरूरत है, न काम की दिलीप जरूरत है। जी, उसका काम, उसे 2 रोटी चाहिए, दिलीप रहने को घर यशवर्धन जी, चाहिए, वो मिल रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, शायद बीजेपी इसलिए निश्चिंत है कि कांग्रेस में बार बार ये लड़ाई सामने आ जाती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन अगर गैर गांधी अध्यक्ष चुना जाता है तो ये बीजेपी के लिए, जो बीजेपी का एक काउंटर है गांधी परिवार को लेकर, वो समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है समाप्त हो जाएगा। देखिए, इन्होंने भी एक जैसे उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। अपनी एक दुनिया होती है, वो कुएं से बाहर की दुनिया जानता नहीं है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी सोच यहीं तक सीमित हो गई है कि अगर अध्यक्ष, सेक्रेटरी गांधी परिवार से निकल के कहीं और चला गया तो शायद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके तो देखें। वीटो पावर तो आपके हाथ में, आप क्यों ये अधिकार दूसरे को नहीं देते हैं? अगर आप अपनी स्थिति से अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं और नेतृत्व को चेंज करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आप गिरने को तैयार हैं। आप गिरते चले जा रहे हैं। आप लाख एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछले 5-7 सालों से आप एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। लेकिन जहां पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट की जनता जरूरत है, जिसको जनता भी देखना चाहती है कि कम से कम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, इनसे हट के नेतृत्व किसी और के हाथ में जाए, तो क्या इतनी बड़ी कांग्रेस में जिसने इतने सालों तक इस देश पर सत्ता चलाई है, इनके अलावा कोई काबिल आदमी नहीं है जिसके अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता हो, वो अपने लोगों की अगुवाई कर सके, वो पार्टी को आगे लेकर के जा सके, वो पार्टी में इलेक्शंस को लेकर की योजनाएं बना सके। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप मौका ही नहीं देंगे तो कोई काम कैसे करेगा? ठीक है। देशबंधु जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही, मैं सुन रहा हूँ। देशबंधु जी, पिछला सवाल रह गया था, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। सवाल ये था कि भाई, देशी विदेशी चीज़ों का उपयोग तो आप भी खूब करते हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व में भी खूब होता है, और अभी वर्तमान में तो ये देखने को आया कि जो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल एकदम सादा जीवन जीते थे, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी देशी विदेशी चीज़ों का उपयोग करने लगे। चलिए, ये अलग बात है, लेकिन आपके 2 काउंटर हैं। एक तो गैर गांधी अध्यक्ष होना, गांधी परिवार का ये अध्यक्ष होगा। मान लीजिए ये हो जाता है और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि खुद को लॉन्च करना चाहते हैं, ये भी गलत साबित हो गया, तो फिर क्या करेंगे? और ये टी शर्ट वाली बात जो हुई है, तो ये तो आज ट्विटर में भी बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर के पुत्र भी उसी ब्रांड की टी शर्ट पहने दिख रहे हैं उनके पीछे, और तमाम बहुत सारे नेताओं के फोटो आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के। तो क्या लगता है आपको कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है क्या? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम त्रिशूल जी आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मुझसे तो आप 4 पूछ लीजिए। जिस आप- स्कूल में, मैं बता देता हूँ आपको, जिस स्कूल में दीनदयाल उपाध्याय पढ़े हैं, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, उसी स्कूल पढ़ा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात आपने कही। इतने बड़े आप प्रणेता का नाम आपने लिया। हाँ, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ सर मैं। नहीं, आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। हाँ। हमारी कांग्रेस के मित्र ने इतनी बड़ी गाथाएं गा दी। 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला। इससे पहले 55 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। उसमें 5 साल हमारी भी एक सरकार रही। आप यह बताइए, बड़ी शर्म नहीं आती है कि 55 साल इन्होंने देश पर राज किया और आपने शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की, लोगों को आप आवास तक उपलब्ध नहीं करा पाए, लोगों के भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर सके। बात कितना लोकतंत्र में, समय और आप चाहिए? वास्तुशास्त्र में मेरे पहुंच मित्र जाते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे थे। अरे 55 सालों में कितने देश हमसे बाद में आजाद हुए, विकसित हो गए। और त्रिशूल जी, आप इस बात से सहमत हो या ना सहमत? आप मानते हैं यह कांग्रेस की दुराचारी और खंडित नीतियां ही थी कि 55 वर्ष में हम जो लोगों की बात कर एक दो व्यक्ति और लगाइए शोध अनुसंधान पे, जो एओ ह्यूम ने जो कुछ गलतियां की हो अपने निजी जीवन में, उनको भी आप डाल लीजिए कांग्रेस के एजेंडे में। मेरे को 1 मिनट दीजिए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। जीवन की 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान।
क्या 55 साल तक हम यह व्यवस्था नहीं कर पाए? हमारे किसानों की बात हो, हमारे जवानों की बात हो, चाहे मध्यम वर्ग की बात हो, किसी वृद्ध की बात हो, भाई उखाड़ के फेंक दिया ना। कांग्रेस की नीतियों ने 10 देश साल को 55 साल के शासन को उखाड़ के फेंक दिया। 2014 में आपकी सरकार ले आए, 8 साल तक आप गाली देने का काम कर रहे हैं कांग्रेस को। 8-9 साल से आप गाली दे रहे हैं। भाई आपसे सवाल क्यों नहीं पूछे, बताइए आप। हिंदुस्तान की नहीं, सुनिए त्रिशूल जी, हिंदुस्तान की आधी आबादी रात को सूर्यास्त का इंतजार करती थी, तब हमारी माताएं बहनें खेतों को जाती थी। यह बात शर्मसार करने वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हम उत्थान की, हम विकसित राज्य की, हम 2020 की बात करते हैं, लेकिन यह कांग्रेस की नीति है। और आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, इनकी इन्हीं देश तोड़ो की नीति में आज युवा हमारे अध्यक्ष जो है कांग्रेस भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, तोड़ने पे इनका। जब देश की बात आती है तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इटली चले जाते हैं। पूरी कांग्रेस की पार्टी कमरे में ट्विटर खेलती है, चाहे कोरोना की विभीषिका हो, चाहे कोई आपत्तिकाल हो। आपने कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं देखा कि वो देश की बात करता हो, समाज के लिए कुछ करता हो, पब्लिक के लिए बात करता हो। और बड़ी शाम की आवास की बात कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने सभी की आवास की व्यवस्था की। आज 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। कितनी विडंबना है कि 55 साल के शासनकाल के बाद कांग्रेस ने यह व्यवस्था नहीं करा पा रही, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। दिलीप जी मैं सुधा जी आऊंगा आपका। सुधा जी, मैं देशबंधु जी आप बिल्कुल एकदम, मैं समझ रहा हूँ आप फुल चुनावी मोड में। लेकिन भाई ये दिलीप जी 80 करोड़ का राशन, 80 करोड़ लोगों का राशन, एक बार मुझे बताइए जरा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सुधा जी मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा इंतजार। दिलीप जी। जी दिलीप जी, बहुत बार ये जिक्र आता है 80 करोड़ लोगों को राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन। ये कैसा सशक्त भारत हमने बनाया है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, बताइए। मेरे हिसाब से ये सशक्त नहीं, ये शर्मसार भारत का एक तस्वीर है। जिस देश में 135-30 करोड़ की जनता हो, वहाँ 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देना पड़ रहा हो तो हमको अपनी स्थिति सोचनी पड़ेगी। ये कांग्रेस को भी सोचनी पड़ेगी कि 70 साल तक उन्होंने राज किया है। 70 साल तक उन्होंने राज किया है। सुधा जी, 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है, भूखा है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप लोगों को होने का सुखद एहसास दे रहे हैं। हम देश की आधी आबादी को शौचालय, महिला इज्जत घर देकर या कहना चाहते हैं कि आज हमारी महिला बेटियां मां सुरक्षित है, आज सेनाएं सुरक्षित है। कांग्रेस ने केवल तोड़ने का काम किया। आप देख लीजिए देश की इनकी जितनी नीतियां हैं, देश को तोड़ने और देश को विभाजित करने की है। नाम तो इनका भारत पूछ रही होगी कि हम किस देश में रहते हैं। बिल्कुल, कितनी सही बातें बोलते हैं आप लोग। विचारधारा है वो लखीमपुर, उन्नाव से बेटियां ही बात करती है, केवल सत्ता प्राप्ति और पद प्राप्ति। कितनी विडंबना है। मेरे राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया कि हम पूरे आज 80 करोड़ लोगों को भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। और हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार आई और आज 8 वर्ष का शासनकाल है, हमने लोगों के भोजन की व्यवस्था की, लोगों के रोजगार व्यवस्था की, यहाँ तक कि इतनी भयानक बीमारी आई, आप देखे होंगे विश्व के बड़े से बड़े। त्रिशूल जी, झूठ बोलने वालों को कभी रोक दिया करिए। नतमस्तक हो गया। लेकिन भाई देखिए, जनता सब देख रही है और जनता सब जान रही है। कितना जोर से बोलिए और कितना धीरे बोलिए, उसके काम की बात हो नहीं रही है। और हम लगातार इस जिक्र को कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कितना भारत जोड़ ले, चाहे भाजपा कितना भारत जोड़ ले, अवाम के अधिकारों की बात होगी तो उस तक पहुंचेगी। काम नहीं करती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कर लूं, आप गहन तो आप बहुत विद्वान प्रवक्ता पत्रकार हैं, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, संप्रदाय हो, जब चुनाव आता है या गठबंधन बेमेल का सफल जोड़ी करते हैं। और आपको बता दें, ऐसी क्या भारतवासी जनता है कि 50 से ज्यादा, लगभग 50 से ज्यादा राज्य और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हारने के बाद भी हमारे युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो अपनी बात को 135 करोड़ भारतवासी को नहीं समझा पाए। और यह हार की कुंठा और इनकी विक्षिप्त मानसिकता है कि 2024 में हार का दरवाजा इनको दिख रहा है और इससे इनके ये बोल नहीं आ रहे हैं। और ये जोड़ो वहां ये रास्ता
चाहे देख लीजिए जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उस प्रदेशों का क्या हाल है, चाहे कोई इंडेक्स उठा देख लीजिए, केवल बंदरबाट होती है, लूटपाट होती है। और आपको 2004 से 14 तक की सरकार आप बता दें, देश ट्राई कर लिया था और झूठ घोटालों की सरकार करके जनता ने इनसे ठीक है, चुनावी ठीक है भाषण भाई, चला ठीक है, रहा ठीक है, कभी ठीक भी है। सत्तासीन नहीं कर लिया। बिल्कुल आपने अपने जो वक्तव्य है उसको कतई यानी इलेक्शन कर दिया। सुधा जी। जी कोई निष्फल रहेगी आप ठीक है भाई। सुधा जी, त्रिशूल जी देखिए, कभी कभी सुधा जी देखिए, एक तो जो आंतरिक द्वंद्व है अगर वो नहीं थमा तो कैसे मजबूत विपक्ष बने रहेंगे चुनाव नहीं होने तक, और 2024 में कैसे जनता, देखिए जनता को ये भरोसा बहुत मुश्किल से होगा जब तक उनको सशक्त कांग्रेस या सशक्त विपक्ष नहीं देखेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष में आज भी जो राजनीतिक स्वार्थ है वो चरम पर है। आवाम से सिर्फ वोट लेने के लिए ही कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता दिखती है। कोई प्रतिबद्धता ऐसी नहीं दिख रही है कि जनता ये भरोसा करे कि आखिर क्यों विपक्ष पर भरोसा किया जाए। और कांग्रेस भारत जोड़ने की यात्रा पर निकली है, चौथा दिन आज है, लेकिन ये चिट्ठी जो आती है, इस तरह की चिट्ठियां सार्वजनिक होती है तो कहीं ना कहीं जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। देखिए चिट्ठियां आती हैं, संगठन के बारे में बातें होती हैं, रूमर्स फैलाए जाते हैं, आधी वीडियो 5 सेकंड की डाली जाती है। ये सब अस्त्र पिछले दिनों से चल रहे हैं, वर्षों से चल रहे हैं। पहले चुनावों में, पहले पार्टियों में किसी के वक्तव्य को काट छांट के अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की राजनीति नहीं होती थी। इतना अपने अंदर नैतिकता थी कि पूरे कम से कम कोटेशन को दिया जाए। लेकिन जो राजनीति के नए लोग आए हैं, नए सरोकारों के साथ, जो 5-5, 7 सेकेंड्स की वीडियो काट के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उस राजनीति को जनता समझने लगी है। जिस तरह से इसे कहिए बीच में चिल्ला के मतलब भाषण हो रहा है क्या कि माइक पकड़ लिए और बोले जा रहे हैं। देशबंधु जी सुनिए भाई, सुनिए तो भाई, यहाँ कोई सुनिए, ये कोई चुनावी रैली थोड़ी हो रही है, वोट थोड़ी मिल रहा है यहाँ पे। नहीं त्रिशूल जी, मैंने बात अपनी पानी पी लीजिए भाई। केवल लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके केवल देश को भटकाने का काम। अब पता नहीं, देखिए मुझे नहीं पता कौन लच्छेदार बात करता है, कौन मासूमियत की बात करता है। मुझे तो इतना पता है जनता के कुछ सवाल होते हैं, उन्हें आपसे पूछना है भाई। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कौन मासूम है, कौन भोला है, कौन लच्छेदार है। मेरी जिम्मेदारी है कि जनता की बात मेरे सामने आए, मैं आपसे पूछूं, वही मैं पूछ रहा हूं भाई। जी त्रिशूल जी, मैं बाकी बात कर रही थी, जनता से जुड़ाव की बात कर रही थी। आप भी रहते हैं इसी देश में, मैं भी रहती हूँ इस देश में। किसी को गाली देके, किसी के बारे में गलत बयानी करके, किसी के लोगों के बारे में गलत बयानी करके हम किसी का व्यक्तिगत रूप से नुकसान कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। मैं एक उदाहरण देके इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। बहुत संक्षिप्त में समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राजनीति में जो सबसे खराब चीज आई है त्रिशूल जी, आपको बहुत अच्छी पता होगा कि राहुल जी के बारे में जो सेंटेंस यूज किए गए थे, उनको ये स्थापित किया गया था कह के एक आलू और सोने के वक्तव्य पे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो उन्होंने वक्तव्य किसके संदर्भ में कहा था, और इन लोगों ने वो अपने ऊपर न हटा के उस लाइन को काट दिया कि उन्होंने कहा हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो किसानों से कहता है। इस वक्तव्य को काट के पूरी जनता को ये बता दिया। अरे पर अभी भी तो कह दिया था भाई, आटे को लीटर में बता दिया। आप समझिए बात को, आपकी भी गलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बता रही हूँ। तो राजनीति आपको भी बहुत सोचना होगा, समझना होगा कि जनता के बीच में जाने से पहले कितनी तैयारियां और कितना प्रासंगिक होना है। समय समाप्त हो रहा है। सुधा मिश्रा जी, देशबंधु जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से पुरजोर हैं चुनाव के लिए, चुनाव के परिणामों के लिए, चुनाव के फायदे के लिए, चुनाव के नुकसान को रोकने के लिए। लेकिन आवाम के अधिकारों के लिए जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं ये जिक्र नहीं हो पा रहा है कि आखिर आवाम के अधिकार कैसे पुख्ता होंगे, कैसे उनकी मौजूदगी सशक्त होगी। और शायद अब 2024 से पहले 2 साल पहले ही चुनाव की रट लगाए हुए सभी राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आवाम के अधिकार भी पुख्ता हों, उनकी ये प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एन वीडियो।